हम वो पढ़ेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। यह गति के समीकरण जो हम पढ़ेंगे दो विधियों से पढ़ेंगे। पहला है वेग समय ग्राफ से गति के समीकरण का निगमन। कैसे इसको डिराइव करेंगे? वेग समय ग्राफ से गति के जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों को हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u है। ये त्वरण से गति करते हुए t समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये वेग का एक्सिस है, वेलोसिटी है। इसमें हमारा कोई एक ग्राफ है, इसे मान लीजिए ए बी, ऐसे ग्राफ है। यहाँ पर है ए और यहाँ है बी। यहाँ से जब शुरू किया है तो प्रारंभिक वेग कितना है? u है। और यहाँ जब b पे पहुंचा है तो इसका वेग बढ़ करके वेग वाले एक्सिस पे, ऐसे वेग वाले एक्सिस पे यहाँ पर वेग क्या हो गया है? v हो गया है। और यहाँ से परपेंडिकुलर जब डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जब टाइम होगा, टाइम वो कितना लगा? t लगा। अगर ये है, ये b है और यहाँ पर वेग v हो गया। ये पॉइंट c है और a से भी यहाँ पर अगर ऐसे एक लाइन खींच देने से इस तरह से, तो यहाँ पर मान लेते हैं d है और ये पॉइंट e है। ये जो दूरी है, समय टाइम वाला जो इक्वेशन है, या टाइम t है। 0 से e तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? t। तो किसी कण का प्रारंभिक वेग u है, t समय में s दूरी तय करके, दूरी चली गई। दूरी जो होती है, जो ग्राफ a और b है, इसके द्वारा टाइम अक्ष पर घेरा हुआ पूरा जो है एरिया, ये समलंब त्रिभुज है, ट्रपेजियम है, ABEO, यह पूरा इसका एरिया निकालेंगे तो निकल जाएगा, चली गई दूरी। और यह दूरी तय करके अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है। तो इसमें लिख सकते हैं ग्राफ से ध्यान दीजिएगा, ग्राफ से हो जाएगा OA बराबर ED बराबर U। ऐसे OA बराबर ED बराबर U, यह इतना U है। भी देखिए OC बराबर EB बराबर अंतिम वेग v। और देखिए टाइम OE बराबर AD बराबर टाइम कितना लगेगा? t। ये हमने मान लिया, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये टाइम t है। अब गति का प्रथम समीकरण हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए नंबर 1, यहाँ पे दे रहा है नंबर 1, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट समीकरण, त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है? देखिए त्वरण जो होता है, जो ये ग्राफ आया है A से B, टाइम से ढाल होता है, ये झुकाव होता है, और ये झुकाव आता है वो टेंजेंट होता है। यानी ये देखिए डेल्टा V अपॉन टाइम t, डेल्टा V क्या होगा? ये जो है आपका क्या होगा? इसको बोलेंगे dv अपॉन AD, dv अपॉन AD। ये देखिए आप इस BD को लिख सकते हैं, BD देखिए BD है, BD को क्या क्या लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, BD को लिख सकते हैं AC, BD को लिख सकते हैं AC। यहाँ पर लिख दिया हमने
AC अपान AB। अब यार ध्यान दीजिए, ए बी नहीं है, ए डी है, ए डी है, ये क्या है, डी है। ये जो हमारा AC है, इस AC को लिख सकते हैं क्या, ओ भी या ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए अपान ए डी। फिर देखिए AC, यहां से यहां तक AC है, ए सी, AC का मतलब हुआ ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी देखिए यहाँ पे ओ सी बराबर क्या है, भी, तो यहाँ लिखेंगे भी माइनस ओ ए बराबर है यू, तो लिखेंगे यू अपान एडी का वैल्यू है टी, तो लिख दिया यहाँ पर टी, और टी का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो हो जाएगा ए टी बराबर भी माइनस यू, या लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे कहते हैं गति का प्रथम समीकरण, इसे बोलेंगे गति का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण है। प्रथम समीकरण ये प्रूफ हो गया है, वेग समय ग्राफ से गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, देखिए, वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से त्वरण ए बराबर, वही चीज, त्वरण ए बराबर क्या होगा, बी डी अपान एडी, या लिख सकते हैं इसको बी डी अपान एडी की वैल्यू इतना, जीरो से टाइम टी लगा है टी, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इक्वल टू टी का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे ए टी, बी डी बराबर आ गया ए टी। अब देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस बराबर, अब जो तय की गई दूरी कैसे निकलता है, देखिए ये जो ग्राफ ए बी है, इस ग्राफ से क्या करेंगे, लाइन से टाइम पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमारा जो एरिया देखिए बन रहा है, इसमें ए बन रहा है क्या, ये आयत है, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इन दोनों के एरिया के बराबर होता है, तो लिख देंगे चली गई दूरी बराबर आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई अगुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, ओ ई अगुणे डी ई, ओ ई इंटू ई डी प्लस हाफ समकोण त्रिभुज, हाफ बेस क्या होगा इसमें, ए डी अगुणे हाइट क्या होगी इसकी, बी डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ ई की वैल्यू देखिए, ओ ई बराबर टी है, तो यहाँ कर दिया टी इंटू ई डी की वैल्यू है यू, तो कर दिया यू प्लस हाफ ए डी देखिए कहीं होगा, ए डी बराबर क्या है, टी इंटू बी डी की वैल्यू क्या आई है, ए टी, यहाँ पर देखिए बी डी बराबर ए टी, तो इसको सब सॉल्व कर देंगे तो आएगा ये, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बगल में, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी मल्टी टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहलाता है द्वितीय समीकरण, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम द्वितीय समीकरण को याद कर लेंगे। याद रखना है आपको ये कि अगर जो भी हमारे पास ग्राफ ए बी है, तो दोनों पॉइंट से टाइम पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और जो हमारा ये जो है देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है इतना एरिया, ये एरिया, इस एरिया, यह एरिया क्या होती है, यह इसका निकालेंगे जब हम एरिया क्षेत्रफल, तो ये चली गई दूरी के बराबर होता है,
इसको दो पार्ट में बांटा। यह क्या है? आयत है, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिया तो चली गई, क्या निकल गई? दूरी। और चली गई दूरी में फार्मूला रखा, आ गया यस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस क्या है? चली गई दूरी। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। टी क्या है? समय। और ए क्या है? त्वरण। एस चली गई दूरी। हालांकि एस जो है उसमें होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसको आप नोट कर लीजिए। गति के तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण कैसे निकलता है? सेम ऐसे लिखेंगे, वेग, समय, ग्राफ से त्वरण, ए इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? वही चीज, ए इक्वल टू बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। इस बी डी को लिख सकते हैं ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी अपान ए डी को लिख सकते हैं ओ ई, ओ ई। तो यहां से ओ ई बराबर आ गया ई बी माइनस ई डी अपान ए, और इसको लिख सकते हैं ई बी। ई बी देखिए यहाँ पे ई बी की वैल्यू है भी, तो लिखेंगे भी, माइनस ई डी की वैल्यू है यू, तो लिखेंगे यू बाई ए। इसको छोड़ दीजिए ऐसे, ओ ई बराबर इतना। चली गई दूरी यस बराबर, यही दूरी है। इसका आकार कैसा है? समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रेपीजम। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है? ओ ई बी, ओ ए बी ई, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। तो एस इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज का लाभ क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। फार्मूला लिख लीजिए, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग, इसमें दो समांतर भुजाएं कौन कौन है? ओ ई। समांतर भुजाएं कौन कौन है इसमें? देखिए ओ ए और ई बी, ओ ए ई बी। तो लिखेंगे यहाँ पर ओ ए प्लस ई बी, समांतर भुजाओं का हो। दो पैरेलल इसमें भुजाएं होती हैं, गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होगी इसमें? ए बी लिखेंगे इनटू, यहाँ पर लंबवत दूरी ओ ई कर दे रहे हैं, ओ ई। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो ओ ए की जगह पर क्या होगा? यू, ओ ए बराबर यू प्लस ई बी बराबर क्या है? भी आई इंटू ओ ई की वैल्यू है, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे नीचे। ओ ई के जगह पर लिखेंगे भी माइनस यू बाई ए। यह इज इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, ये फार्मूला में आप थोड़ा सा बना लीजिए, 1/2 होता है, हाफ हाफ हाफ, और यहाँ हो गया हाफ। u प्लस भी और u माइनस भी मिलकर के भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, या यस बराबर इतना हुआ। 2a का यस में गुणा कर देंगे, 2a यस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। इसे बोलते हैं गति का तृतीय समीकरण। इसको आप नोट कर लीजिए। विधि से गति के समीकरण का निगमन, कलन विधि क्या होता है? पहले सबसे पहले समझेंगे कलन विधि, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस
मेथड क्या होता है। कैलकुलस दो तरह का होता है, आपको एक बताया गया है, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। समाकलन, अवकलन को आपको बताया गया, इसको लिखते हैं dx बटे dt, और समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, इस तरह से होता है। ये समाकलन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आपको समझना है इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, फिर आते हैं हम लोग गति के समीकरण पे। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब क्या होता है। समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, इस तरह से होता है। और हमें जो फार्मूला यहाँ जानना है उसको आपको बता दें। अगर लिखा हो ऐसे इंटीग्रेशन x टू पावर n और यहाँ लिखा हो dx, तो इसकी वैल्यू होती है x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। देखिए इंटीग्रेशन x टू पावर n dx बराबर x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। किसका इंटीग्रेशन करना होता है, जो d के सामने आगे लिखा हुआ है, d के आगे x लिखा हुआ है, x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है या समाकलन करना है। तो हम इंटीग्रेशन ही बार बार कहेंगे हम लोग। तो ये dx का मतलब होता है, d और x जो लिखा हुआ है, हमें किसका करना है इंटीग्रेशन, x का करना है। तो x टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू पावर, इसके पावर में एक जोड़ देंगे और नीचे उसी घात को क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हो ऐसे, आपको केवल एग्जांपल बता रहे हैं हम। अगर लिखा हो x स्क्वायर dx और चिन्ह ऐसे बना हुआ है, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो ये dx का मतलब ये होता है, यह x बताएगा किसका इंटीग्रेशन करना है। एक dx जो है, dx में d के सामने जो लिखा हुआ है, यह बताएगा किसका इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, x का करना है। और इस x का पावर क्या है, 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू x में 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। हो गया इंटीग्रेशन। फिर देखिए अगर कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी, तो किसका इंटीग्रेशन करना है, ये d बताएगा, और d के सामने क्या लिखा हुआ है, t। ये एक में ज्वाइंट होता है, ये अलग अलग नहीं है, ये बिल्कुल ज्वाइंट है। ये बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, अलग अलग है ये, लेकिन dt एक में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये t बताएगा कि d के आगे जो है, यह बताएगा किसका इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, t का करना है। t पर क्या घात है, 3 घात है, तो लिखेंगे t टू पावर 4, अब y क्या हो जाएगा, 4। और देखिए एग्जाम्पल, अगर लिखा हो ऐसे इंटीग्रल, अगर मान लीजिए लिखा इंटीग्रल, यहाँ पर लिखा हो x के पावर -2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, x का। तो x पर पावर कितना है, लिखेंगे -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, -2 में से 1 निकल जाएगा, x पर -1 और नीचे -2 में से 1 निकलेगा तो नीचे भी बचेगा 1। तो इसको लिख सकते हैं -1 बटे x। x पर -1 का मतलब हुआ वह नीचे आ गया, और ये -1 का मतलब यहाँ पे लग गया, तो -1/x। अगर मान लीजिए ऐसे हो इंटीग्रेशन, मान लीजिए है √x dx, तो इसको लिख सकते हैं x टू पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। ऊपर हो गया x के पावर 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2, ये उलट जाएगा 2/3 x के पावर 3/2। ऐसे होता है इंटीग्रेशन। हमारे ख्याल से इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हो, इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन y² dy
प्लस इंटीग्रेशन z टू पावर 4 dz। तो देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा x टू पावर 4/4। ऐसे हो गया। इसके घात में एक जोड़ देते हैं और जोड़ी हुई घात को नीचे लिख देते हैं। ये फार्मूला है, आपको बताया गया है फार्मूला x टू पावर n dx बराबर x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y³ 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा z टू पावर 5/5। ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए पूछा हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर dx, तो ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx, और यह हो जाएगा x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। -2 और प्लस 1 मिलकर के माइनस हो गया। x पर -1 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं आ जाता है इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, यह स्पेशल केस होता है, यह होता है log x। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। 1/x dx बराबर होता है log x। यह फार्मूला जो है स्पेशल केस में आता है, इसको याद रखेंगे। इंटीग्रल 1/x dx इक्वल टू log x, या ऐसे कर दिया जाए इंटीग्रल 1/t dt बराबर, तो यह हो जाएगा log t। ऐसे जो है दो फार्मूला है, आप याद रखिए कम से कम। इंटीग्रल x टू पावर n dx बराबर x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1, और इंटीग्रल 1/x dx बराबर log x। आप करिएगा इंटीग्रल x टू पावर 5 dx प्लस इंटीग्रल y टू पावर -7 dy प्लस इंटीग्रल u स्क्वायर du। नंबर 1। नंबर 2, इंटीग्रल t टू पावर 3/2 dt, इंटीग्रल s के पावर -2 ds, इंटीग्रल v टू पावर 7 dv। ऐसे इंटीग्रल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इंटीग्रल में एक चीज और बता रहे हैं आपको, और ध्यान दीजिए इसको। आप यहाँ मान लीजिए दिया हो x स्क्वायर dx, और यहाँ पर लिखा हो -1 और यहाँ पर लिखा हो 2। अब -1 2 नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ध्यान देना है आपको। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसको आप पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। क्या होगा, ये x³/3, और ऐसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और लोअर लिमिट को यहाँ पर लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ पर लिखेंगे, और इज इक्वल टू नीचे कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए 1/3, और यहाँ बच गया x³, और यहाँ बचा -1, यहाँ बचा 2। इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। ये अपर लिमिट को x के जगह पे रखेंगे, पहले अपर लिमिट को रखेंगे x के जगह पर, तो x के जगह पर रखेंगे 2, इसका पावर है 3 माइनस, अब माइनस कर देंगे। अब लोअर लिमिट को x के जगह पर रखेंगे -1 पर 3 घात, यह हो जाएगा 1/3, और 2 पर 3 घात होता है 8, माइनस -1 पर पावर 3 है तो -1, अब -1 का माइनस में गुणा होगा तो +1, यह हो जाएगा 8 और 1 9/3 बराबर हो गया आंसर 3। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो फिर इसको ट्राई करिए। क्या करना है, अगर ऐसा आता है आपको क्वेश्चन इंटीग्रल -1 से 2 तक +2 तक, -1 का नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। कुछ नहीं, इंटीग्रल कर लीजिए। इंटीग्रल x² dx का आ गया x³/3, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट और यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट। इसमें कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब x³ है तो x के जगह पर लिखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस, फिर x के जगह पर लिखेंगे लोअर लिमिट, और इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कर देंगे। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लिमिट
1 से 2 तक वाई क्यूब डी वाई, लिमिट -2 से +3, या प्लस नहीं लिखते हैं 3, और यहाँ लिख सकते हैं t-2 dt। एक और देख लीजिए, इंटीग्रल 2 से लेकर के 3 तक, और यहाँ लिख दे रहे हैं u क्यूब du। 3 क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिएगा। फिर हम देखते हैं कल कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे होता है।